तो स्टार्ट करते हैं हम पहले सेशन से और पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आपके पास रेयान है, लाइलॉन है, पॉलिएस्टर है और कपास है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा अर्ध संश्लेषित रेशा है। अब देखो मोस्टली जब भी हम रेशों की बात करते हैं, जो हमारे पास फाइबर होते हैं, ये हम तीन प्रकार से रेशे पढ़ते हैं, है ना। एक होता है हमारे पास में कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं अर्ध संश्लेषित रेशे और तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण संश्लेषित रेशे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अर्ध संश्लेषित रेशे के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको केवल एक ही रेशे का नाम याद करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा रेशा है, तो बोलना वो हमारे पास एक ही रेशा है और जिसका नाम क्या है हमारे पास, बोलना जिसका नाम होता है रेयान। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्ध संश्लेषित रेशा बोलते हैं रेयान को। अब बोलना सर इसकी विशेषता क्या होती है, इसे अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों कहा जाता है। तो याद रखना जो हमारे पास रेयान होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो होता है, इसका जो कच्चा माल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बोलना इसका जो कच्चा माल होता है वो हमारे पास जो लकड़ी वगैरह होती है उसमें हम देखते हैं कि लकड़ी का गूदा होता है, उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो कच्चा माल क्या है, प्राकृतिक तौर पर पाया जा रहा है, और आधा जो हम आगे की जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कृत्रिम कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल के द्वारा हम उसको सिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसे क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेसिस बोलते हैं इसे। अब याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा हमारे पास मोस्टली जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे सेल्यूलोज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं, सेल्यूलोज तो आपने बात कर ली है। आगे हमें बात किसकी करनी है, प्लस में हमारे पास जो भी हमारे पास केमिकल सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, तो हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे केमिकल पदार्थ होंगे उनके साथ क्या होगा, मिक्सचर होगा, फिर जाके हम क्या बनाते हैं, रेयॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब याद रखना हमारे पास दो और हैं, एक हमारे पास लाइलॉन है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे पॉलिएस्टर है। ठीक है, इन दोनों के बाद में याद करना कि हमारे पास जो लाइलॉन है और जो हमारे पास में पॉलिएस्टर है, ये दोनों कैसे हैं, तो बोलना ये हमारे पास पूर्ण संश्लेषित हैं। ठीक है, पूर्ण संश्लेषित का मतलब होता है इन्हें पूर्णतः हमने कहाँ बनाया होगा, पूर्णतः इन्हें हमने बनाया होगा अपनी प्रयोगशाला में। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये भी पूर्ण संश्लेषित है और ये भी पूर्ण संश्लेषित है। अब दूसरी बात याद करना, आपके पास क्या बता रहा है, आप कपास है, कॉटन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। और अगर प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होने की बात करते हैं तो कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से होता है या फिर पादप से होता है, तो बोलना ये हमारे पास जो प्लांट होते हैं ये पादप से प्राप्त होने वाले एक प्रकार का हमारे पास में रेशा होता है। ठीक है, यहाँ से भी पूछ लेता है कि जो हमारे पास लाइलॉन है और पॉलिएस्टर है, इसमें आपके पास में जो आपके पास लाइलॉन है, लाइलॉन के बारे में याद रखना कि ये हमारे पास पहला पूर्ण संश्लेषित पदार्थ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या रख लो, पहला पूर्ण संश्लेषित, हम बोल सकते हैं पूर्ण, हमारे पास जो है फुली कैसा था, सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखो, फुली संश्लेषित रेशा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना कि हमारे पास जो लाइलॉन है और पॉलिएस्टर है, ये दोनों ही कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम कहाँ से कौन से प्रोडक्ट से बनाते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। इसमें हमारे पास कई उत्पाद होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं हम कृत्रिम विधियों द्वारा लाइलॉन और पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट आपके पास बात यही है कि रेयान एक अर्ध संश्लेषित है और जबकि जो लाइलॉन है ये प्रथम पूर्ण संश्लेषित हमारे पास रेशा था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सी और एफ के मध्य रखा जाता है, ठीक है, तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, कहाँ पे होगा, आभासी और बड़ा होगा, वास्तविक और बड़ा होगा। ठीक है, आभासी सॉरी वास्तविक बड़ा होगा, वास्तविक छोटा होगा, आभासी और छोटा होगा। अब याद रखना कि वस्तु को रखा कहाँ पे गया है, उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि आखिर हमारे पास प्रतिबिंब होगा कैसे। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या है, डायग्राम बनाना होता है। और डायग्राम के लिए हम छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहे हैं आपको, क्योंकि अवतल दर्पण है जिसका क्या आता है, हमारे पास जो अंदर साइड कैसे होता है, ये कर्व होता है, और अंदर साइड से हमारे पास क्या करता है, अंदर साइड से ये क्या करता है, जल्दी से बताओ, ये अंदर साइड से ही प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, सतह हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास P होता है, यहाँ पे हमारे पास F होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, C होता है। अब ज़रूरी बात यह है कि प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बनेगा, ये देखना जाता है कि आखिर हमारे पास वस्तु कहाँ रखी है। तो वस्तु कहाँ रखी गई, C और F के बीच में, तो C ये रहा, F ये रहा, तो वस्तु कहीं यहाँ पर रखी गई है।
अब जब हम कभी देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी गई है, तो हालांकि तो हम बता सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ सी से परे बनता है, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा और कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है। लेकिन कैसे बनता है, तो उसके लिए हमारे पास नियम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कहीं न कहीं की दो किरणें हम निकालते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। पहला हमारे पास मान के चलो कि कोई किरण कहाँ से आ रही है, हमारे पास समांतर क्रम में आ रही है, और हमें पता है जब कोई किरण समांतर क्रम में आती है तो फोकस से होकर क्या है, गुजर जाती है। ये फोकस से हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। तो ये फोकस से होते हुए निकल जाएगी। बात क्लियर है? ओके। अब दूसरी किरण कौन सी आए, तो हम बोले एक काम करो, दूसरी किरण हम ऐसी कर रहे हैं, जो किरण कहाँ से आ रही है हमारे पास, यहाँ पे फोकस से आ सकती है, या फिर हमारे पास में यहाँ जो सी है ना, सी से आ सकती है, या पी पे आ सकती है। कहीं से भी हम अगर किरण को गुजारें तो वो हमारे पास यहाँ पे, मान के चलो हम यहाँ पे पी पे कर रहे हैं कि ये किरण यहाँ से आ रही है और पहले कहाँ पे आई, पी पर आई है, और पी से उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी और आगे जाके क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कहाँ पे मिल रहा है, दोनों किरण यहाँ पे मिल रहे हैं, तो प्रतिबिंब यहीं बनेगा। अब हम विशेषता देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, और दूसरी बात कैसे है, उल्टा है। तो उल्टा है तो पहली बात तो देख ली है ना, और क्या है, दर्पण के पहले ही प्राप्त हो रहा है, और हम देखते हैं जब भी दर्पण के पहले प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जहाँ सीधी रेखा से कोई प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। उल्टा प्रतिबिंब हो रहा, और दूसरी बात हम देख रहे हैं वस्तु से कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप आंसर कौन सा लगा सकते हो, यहाँ पे वास्तविक बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब लगेगा, इस वजह से सी आंसर आपके पास सही होगा। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग भक्सी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं अगले बार क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन पूछा है आपके पास है, मैग्नीशियम रिबन का जलना, भोजन का पाचन होना, मोम का पिघलना और लोहे में जंग लगना। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जहाँ पे अवस्था का परिवर्तन होता है, लेकिन हमारे पास अंदर जो भी बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, उनमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का जलना हो रहा है, और हमने बोला जहाँ भी हम मैग्नीशियम को फिर किसी भी पदार्थ को जलाते हैं वहाँ पे कम्बिशन रिएक्शन होती है, दहन अभिक्रिया होती है। और दहन अभिक्रिया में क्या होगा, तो बोला मैग्नीशियम जल रही है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और बना रहा हुआ प्रोडक्ट क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नया पदार्थ बन रहा है, और जब भी हमारे पास किसी रिएक्शन में कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपका बी आंसर क्या हमारा, यहाँ पे भोजन का पाचन की बात कर रहे हैं। अब भोजन के पाचन को आपने अच्छे से देखा होगा, जब भी हम भोजन के पाचन की बात करते हैं तो हमारे पास देखो भोजन में हमारे पास फैट भी होता है, ठीक है, हमारे पास भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, भोजन में हमारे पास अमीनो एसिड भी होता है। ठीक है, तो इन सभी का भी तो पाचन होता है, और पाचन होने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास शरीर में क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पे तो बॉन्ड टूट रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो भोजन का पाचन होता है यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, मोम का पिघलना, अगर मोम के पिघलने की बात करो तो अब यहाँ पे क्या होता है, मोम कैसी होती है वैसे अगर देखो तो सॉलिड स्टेज में होती है। अब जब हम मोम को हम जलाते हैं तो क्या है, वो पिघल जाती है और लिक्विड में जाती है स्टार्ट में। तो यहाँ पे क्या है, उसके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो रासायनिक गुण है, उनमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। इस वजह से आप बोल सकते हो जो मोम का पिघलना है ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका थर्ड आना चाहिए। आप बी आंसर क्यों कर रहे हो। लोहे में जंग लगना आपको पता है कि ये हमारे पास केमिकल चेंजेस है। कैसे है, तो बोलते हैं आयरन होता है, जब ये किससे, ऑक्सीजन से और H2O से रिएक्ट करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन करता है Fe2O3 XH2O की। तो ये भी हम केमिकल चेंज देख रहे हैं, नया प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पाश्चुरीकरण कहोगे, किण्वन, फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर ढलाई, मोल्टिंग। चीनी को, जो हमारे पास चीनी होती है, चीनी को एल्कोहल में बदलना है। ठीक है, अब एक बात तो आपको क्लियर है कि जो चीनी है, चीनी को एल्कोहल में बदलने का काम कौन करता है, तो बोले चीनी को एल्कोहल में बदलने का काम हमारे पास एक बहुत अच्छा क्या होता है, कवक होता है जिसका नाम होता है ईस्ट होता है। तो ईस्ट क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसका नाम क्या होता है, आपको नाम बताना है। फर्मेंटेशन, पाश्चुरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर ढलाई।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है, हमारे पास जो चीनी होता है उसको क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और कई बार आपने इसकी रिएक्शन भी पढ़ी होगी। और ये जो ईस्ट होता है वो कैसे कन्वर्ट करता है, तो बोलना जो अवायवीय श्वसन के दौरान ये काम करता है। ठीक है। तो आप बोलोगे अवायवीय श्वसन के दौरान काम करता है। और प्रोडक्ट क्या निकालता है, बोलना प्रोडक्ट के तौर पर ये हमारे पास में एल्कोहल बनाता है। ठीक है। एल्कोहल के साथ में क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रक्रिया आप क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। ओके। अब बाकी और शब्द है उनको भी देख लेते हैं, अगर बाई चांस आपसे पूछ रहा है तो आप उनको बता दो। यहाँ पे जो पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो बोलना पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, दूध को संरक्षित करते हैं। अब दूध को संरक्षित, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास दूध होता है, दूध को हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया फ्री करने का काम करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार की प्रक्रिया है जैसे हम बैक्टीरिया फ्री करते हैं दूध को। ठीक है। ताकि इसमें हमारे पास माइक्रोब्स ना हो और दूध खराब ना हो। दूसरी बात याद करना कि पाश्चुरीकरण दिया किसने है, तो आप याद रखना इस प्रक्रिया को लुईस पाश्चर नामक हमारे पास वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। अब इसमें क्या करते हैं, तो बोलना इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो दूध होता है उसको लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग हम कितने सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड तक इसको क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और अचानक से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे रखना गर्म करेंगे पहले, और क्या करेंगे हम, बोलना अचानक से इसे ठंडा करेंगे। ठीक है। और अचानक से ठंडा। ठीक है। और अचानक से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ये होती है हमारे पास पाश्चुरीकरण। ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो बोला जो हमारे पास मिट्टी होती है, मिट्टी में हम बैक्टीरिया देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया के बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है आपके पास में, जिसका नाम होता है हमारे पास राइजोबियम। ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है आपके पास राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, तो बोलना जो बैक्टीरिया होते हैं ये हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है, ठीक है, तो आप बोलना जो हवा में नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसको बदलने का काम करते हैं, उसको बदलने का काम करते हैं। किसमें बदलते हैं, बोलना अमोनिया NH3 में बदलते हैं, या फिर NH4 भी हो जाता कभी कभी। तो याद रखना ये अमोनिया बदलने का काम करते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इसी नाइट्रोजन हमने अमोनिया बदला ना, इसको फिर हमारे पास अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं और पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, तो पढ़ना अच्छे से कि मनुष्यों में गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है। मनुष्यों की बात की गई है, गैसों का विनिमय तो आप पेड़ पौधों में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ मनुष्य की बात की गई है। कहाँ पे होता है, ब्रोंकाई में, एल्वोली, ट्रैकिया या फिर डायफ्राम। कहाँ पे करोगे आप गैसों का विनिमय, बताइए। देखो नॉर्मल अगर हम देखें तो आप यहाँ से देखते हो कि आपके पास ये क्या है, एक हमारे पास में, हम मोह की बात नहीं कर रहे, मोह से आप जानते हो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रैकिया है। ठीक है। अब ट्रैकिया से हम देखते हैं कि हमारे पास दो यहाँ पे संरचनाएं देखती हैं, एक इस साइड चली जाती है, एक इस साइड चली जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है। अब ये संरचनाएं भी क्या है, आगे जाके कई भागों में यहाँ पे टूट जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाइलिसिस बोलते हैं। ठीक है। श्वसनिकाएँ बोलेंगे। अब देखते हैं श्वसनिकाएँ जो होती हैं इनके हम किनारे पर देखते हैं कि हमें कुछ गुब्बारे जैसी छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएँ देखने को मिलती हैं। ठीक है। ये जो आप गुब्बारे जैसी छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना देख रहे हो, इन्हीं को हम बोलते हैं एल्वोली या फिर कूपिका कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं कूपिका का काम क्या होता है, बोलना इन्हीं जो कूपिका हम देख रहे हैं, इन्हीं कूपिका का काम होता है हमारे पास में जो वायु होती है। ठीक है। अब वायु में हम देखते हैं कि हमारे पास शरीर में क्या बनती है, CO2 बनती है, और हम बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो शरीर को बाहर निकालने का काम, जो CO2 बन रही है शरीर से, वो CO2 को बाहर निकालने का काम और ऑक्सीजन को अंदर देने का काम कौन करता है, तो बोलना हमारे पास जो कूपिका होती है उसका काम होता है। ठीक है। बात क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे देखना हमारे पास जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के जस्ट आप यहाँ पे नीचे आप देखोगे एक मस्कुलर आपके पास संरचना देखेगी, मांसपेशी संरचना देखेगी, इसी का नाम होता है डायफ्राम। ठीक है। इसी बारे में पूछ सकता है डायफ्राम क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास फेफड़े कभी फूलते हैं, कभी संकुचित होते हैं। ये जो फूलना और संकुचित होना होता है, ये काम, इसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो बोलने इसे नियंत्रित करने का काम हमारे पास कौन करता है, डायफ्राम करता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, ठीक है, तो हमारे पास फेफड़े क्या होते हैं, वहाँ पे संकुचित हो जाते हैं। और जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब हमारे पास फेफड़े क्या होते हैं, वायु को भर लेते हैं और फूल जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर श्वसन की बात करें कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने का काम डायफ्राम करता है। ठीक है, तो याद करोगे अच्छे से बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताना है कि कौन सा नहीं है यहाँ पर, पेशी बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर यांत्रिक बल। ठीक है, तो पेशी बल किसे बोलते हैं, तो बोलना सर पेशी बल तो ऐसे बल को बोलते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी अगर चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे कांटेक्ट होता है। ठीक है, और जहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा कांटेक्ट फोर्स है और कौन सा नॉन कांटेक्ट है। देखो, जो मस्कुलर फोर्स होता है, जब भी हम किसी चीज़ को बल लगा रहे होते हैं हमेशा क्या हमारे पास शरीर कांटेक्ट में रहता है, तो ये तो हमारे पास क्या ऐसा होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है बोलना, ये घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो गति का विरोध करता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये तभी होता है जब कोई वस्तु एक तो मूवमेंट है, ठीक है, ऊपर से कहीं पे चल रही हो, उसके बीच में संपर्क हो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो बोले ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, यही पूछा गया था, कौन संपर्क बल नहीं है, तो आप यहाँ पे सी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, तो बोलना जो मैकेनिकल फोर्स होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान में पूछताछ की एक प्रक्रिया है। ठीक है, विज्ञान का है, पूछताछ की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस पर जोर देता है, क्या रटने पर जोर देगा ये, संज्ञानात्मक वैधता पर जोर देता है, कौशल विकास पर जोर देता है या फिर विषय वस्तु प्रदान करने पर। देखो यहाँ पे जो आपके पास में लिखा है कि आपके पास इंक्वायरी के बारे में पूछा गया है, पूछताछ के बारे में कद किया है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप पूरे आंसर को सही से कर सकते हो। जो हमारे पास इंक्वायरी होता है, पूछताछ होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी सवाल को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि सवाल को पूछना, किसी सवाल को हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सवाल को पूछना। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो सवाल को पूछना और एक्सपेरिमेंट करना, इससे क्या होता है, देखो सवाल पूछ रहा है मतलब संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमेशा याद करना है एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं, कोई बच्चा करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने सभी अंगों का यूज करता है, अपने दिमाग का भी यूज करता है। ठीक है, दिमाग का यूज करके क्या करता है, वो सोचता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या करना है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में अपने हाथों का भी यूज करता है। तो सीधी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप संज्ञानात्मक वैधता कर रहे हो तो ये अकेले नहीं होगा, विज्ञान में पूछताछ एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑल ओवर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, केवल एक स्किल नहीं है, कई स्किल का यहाँ पे विकास होगा पूछताछ करेगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा कि यहाँ पे केवल एक स्किल डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो यहाँ पे केवल ये नहीं होता कि वो चलना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है, यहाँ पे ऑल ओवर स्किल ले जाती है, जितनी भी हमारे पास स्किल होती हैं उन सभी का डेवलपमेंट होता है इंक्वायरी की वजह। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर नहीं करना, जब भी इंक्वायरी शब्द देख लो ना, इंक्वायरी में काबिल आपको एक ही आंसर करना है, वो है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है, जब धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनाती हैं। जब धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनाती हैं। देखो एसिड के साथ में तो आपने देखा है, पहले ही देखा है, एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किसके साथ में, बेस के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखें तो क्या होता है बोलना, NaOH होता है, और एक प्रकार की हमारे पास क्या है, क्षार है। तो आपको बताना जो धातु हैं अगर वो क्षार के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बना रही हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन।
देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन रिएक्शन संबंधित क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल आपको याद है तो वो एग्जाम्पल रखो और फिर रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादातर होगी कि 80% संभावना आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे मान के चलो कोई भी आप धातु का नाम बताओ, मैं उससे कोशिश करूँगा बनाने की। कोई भी एक मेटल है, अगर आपको नाम याद है उस मेटल का आप यहाँ पे बता सकते हो किस मेटल से हम आपको ये रिएक्शन बताएं। जल्दी बताइए, कोई भी मेटल का नाम बता सकते हो। इतने सारे मेटल हैं हमारे पास में, लगभग 94 के समथिंग हैं। नहीं बता पा रहे हो, चलो ठीक है हम ही ले ले। मान के चलो कि हमने एक मेटल ले लिया जिसका नाम था हमारे पास में जिंक। जिंक क्या हमारे पास एक मेटल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास क्या है, ये मेटल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में बेस है, ठीक है। मेटल है और बेस है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो बोलना यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो Na2ZnO2, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे हम, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। और साथ में यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको याद रखना, ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। कैसे जलती है, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। अब याद रखना कि ऐसा हमने कैसे कर दिया। तो अगर कभी भी ऐसा कोई फार्मूला अगर नहीं बन रहा है तो एक सीधी सिंपल लाइन याद कर लेना आप, वहाँ से आप कभी भी ऐसा कोई फार्मूला होगा तो आप बता सकते हो। जैसे सिंपल लाइन ये है कि आप देखना, जब भी हमारे पास कोई धातु होगी, ये धातु जब भी किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, या अम्ल की जगह पर कोई भी क्षार हो सकता है, तो आप याद रखना जब भी कोई धातु होगी वो अम्ल या फिर क्षार के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर एक लवण बनेगा जिसे हम बोलते हैं साल्ट बोलते हैं, ठीक है। लवण या फिर साल्ट बनेगा और साथ में हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे फॉर्मूला गलत कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होगा वो साथ में आप सही कर सकते हो और आंसर सही जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे कॉपर बता रहे हो आप एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो यहाँ पे कॉपर था आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या था, NaOH था, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, कॉपर है और कॉपर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, जो कॉपर है हमारे पास में इस कॉपर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बोलना इस कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH से, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो याद करो, हमने यहाँ पे लवण के बारे में क्या बन रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। हालांकि आपने जो कॉपर बोला है ये रिएक्शन तो नहीं कर सकता है, ठीक है। कई प्रकार के हमारे पास ऐसे, क्योंकि कॉपर क्या है, लीस्ट होता है हमारे पास में, ठीक है। कैसे होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील होता है, फिर भी अगर ये रिएक्शन होती तो कैसे होती वो आपको बता दे रहे हैं हम। बाकी याद रखना कि ये कभी भी होगा नहीं, ठीक है। कॉपर बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर होता तो कैसे होता वो बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनता और यहाँ पे हमारे पास क्या होता, यहाँ पे सोडियम होता, यहाँ पे कॉपर होता, यहाँ पे ऑक्सीजन होता, तो ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट बनता, ठीक है। बाकी हमारे पास ये क्या होता, बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रोडक्ट है, लीस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। स्टील आप बोल रहे हो एग्जाम्पल, तो स्टील में याद रखना, स्टील क्या है हमारे पास अकेले नहीं होता, स्टील स्टील हमारे पास में क्या होता है, कोई मेटल नहीं है, स्टील हमारे पास में एलॉय है, मतलब मिश्र धातु है, ठीक है। और स्टील के बारे में याद रखना, हमारे पास जो स्टील होता है, स्टील एक प्रकार का एलॉय है, मिश्र धातु है, और ये किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना जो आप स्टील बोल रहे हो ना, एक मिनट क्या आ गया ये, स्टील, सबसे पहली बात तो याद रखना स्टील क्या हमारे पास एलॉय है, ठीक है। और स्टील के बारे में अगर कोई पूछे कि स्टील किससे मिलकर बना होता है तो आप याद रखना आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास एक होता है स्टेनलेस स्टील होता है, वहाँ पे हम देखते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन, कॉपर, क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल धातुओं की बात की गई है कि जब हमारे पास कोई धातु होगी वो अम्ल या फिर क्षार के साथ क्रिया करेगी तो लवण बनाएगा और साथ में एक प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन जो पॉप साउंड के साथ चलता है। तो यहाँ पे आंसर करोगे आप बी, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ यहाँ पर गलत है। अग्ना से इंसुलिन, एड्रिनल, एड्रिनलाइन, थायराइड, थायरॉक्सिन, अंडा से टेस्टोस्टेरोन, कौन सा यहाँ पे गलत होगा।
बताइए। देखो यहाँ पे अग्नाशय के बारे में बात की गई है। अग्नाशय हमारे पास एक प्रकार का है, बोलना मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है। और हार्मोन की हम बात करते हैं, ये दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन होता है, एक होता है ग्लूकागन। ठीक है, एक होता है ग्लूकागन होता है। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे पास जो शर्करा है, शुगर है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब वहीं एड्रिनल की बात करते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो बोलना हमारे पास जो किडनी होती है, ये किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करती है हमारे पास में जो अचानक से हमारे पास क्रिया होती हैं, जैसे हमारे पास सांस जल्दी जल्दी लेना, हमारे पास हार्ट की गति बढ़ना, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। थायराइड हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है, गले में पाया जाता है, एक थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, ये थायराइड जो ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, ये बात भी सही है। अंडाशय की बात करते हैं, अंडाशय कहाँ पे होता है, तो बोलना हमारे पास जो फीमेल होता है उनकी ओवरी में पाया जाता है अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय होता है। और इस अंडाशय के दौरान टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है रिलीज, इसके दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन नामक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। वहीं हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है, जैसे हम हिंदी में वृषण कहते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारे पास मेल होते हैं उनका पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। और हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और पार्श्व परिवर्तित होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। जब भी हम बात करते हैं समतल दर्पण की, हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि जब भी हम समतल दर्पण की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास चाहे हम वस्तु का प्रतिबिंब की बात करें, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा नहीं लिखाएंगे, एक छोटा सा लिख ले रहे हैं। हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। ठीक है, एक तो प्रतिबिंब की बात करते हैं और दूसरी हम बात करते हैं दूरी की, प्रतिबिंब की दूरी की। ये दोनों हम देखते हैं कि हमारे पास कैसी होती हैं, वस्तु के समान होती हैं। तो याद रखोगे ये दोनों कैसे होती है, वस्तु के समान होती हैं। ठीक है, बस दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनता है, पार्श्व परिवर्तन, मतलब दायां का बायां दिखता है और बाएं का दायां। इसका कारण मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसका कारण ये था कि हमारे पास में क्या होता है, जो जियोमेट्रिकल अंतर आता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या होता है, हमारे पास जो अंडाशय होता है, अंडाशय में ही बनता है, लेकिन अंडाशय में खासकर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद में वो एक नई संरचना बना लेते हैं, उसके दौरान रिलीज होता है। ठीक है, हालांकि आप कहीं अगर अंडाशय के लिए लिखा है तो आप उसको आंसर कहीं कर सकते हो। वैसे हम उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जब हमारे पास अंडाशय फट जाता है उसके बाद एक नई संरचना बता दी है, कार्पस ल्यूटियम होता है। और कार्पस ल्यूटियम के